अगर आप चाहते हैं इस तरह की लाइफ चेंजिंग ऑडियो रीडिंग बुक आपको देखने और सुनने को मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग बुक कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का सेकेंड चैप्टर यानी दूसरा अध्याय का भाग 2। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरे बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया कि पैसा कमाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू की हुई। मैंने तुम्हें एक घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था।
माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशाने को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहां से पोर्च का रास्ता था तो ये मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बुढ़ा व्यक्ति उनके वेयरहाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं कहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख दिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे यह पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है, अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में समझदारी थी। तो चलिए, आज का रीडिंग बुक कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।